नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का मैराथन वीडियो है। और एक ही वीडियो में हम लोग सब कुछ सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीआईएमपी क्वेश्चन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम लोग आज यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का मैराथन इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की यह वीडियो मैराथन की है। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए। इसमें हम लोग देखेंगे जल संधि यानी भौगोलिक स्थिति। सब कुछ हम लोग सुपर फास्ट मोड में कवर करेंगे क्योंकि ये मैराथन वीडियो है। ठीक, और इस वीडियो में हम सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, क्योंकि अब जो है आपको ये सारे क्वेश्चन नोट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट सभी का ले लीजिए। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर है जल संधि और भौगोलिक स्थिति। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले जल संधि और भौगोलिक स्थिति देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखे जाएंगे। ठीक, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का मैराथन है, तो देखिएगा जल संधि और उनकी भौगोलिक स्थिति में पाक जल संधि, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत श्रीलंका। ठीक, सुंडा जल संधि इंडोनेशिया। डेनमार्क जल संधि ये कहाँ है? इसकी स्थिति इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, याद रखिएगा पाक जल संधि किसके किसके बीच है, तो याद रखिएगा भारत श्रीलंका इसकी स्थिति है। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस के बीच है। साथ ही देखिएगा अगला है चौथा नंबर डोवर जल संधि, ये जो है इंग्लैंड फ्रांस, ये भी तो याद रखिएगा डेनमार्क, डी से डेनमार्क और डी से डोवर, ये दोनों ही इंग्लैंड फ्रांस इनकी भौगोलिक स्थिति है। अगला बढ़ेंगे आगे तो देखेंगे नॉर्थ चैनल। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ चैनल जब भी आए और इसकी भौगोलिक स्थिति पूछी जाए तो याद रखिएगा आयरलैंड इंग्लैंड, आयरलैंड इंग्लैंड है इसकी भौगोलिक स्थिति। और होर्मुज जल संधि ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, इसको वीआईएमपी फैक्ट में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, स्टार लगा लीजिए। तो जब भी होर्मुज जल संधि आए और उसका भौगोलिक स्थिति पूछी जाए तो याद रखिएगा ओमान ईरान इसकी भौगोलिक स्थिति है। ठीक, तो एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पर पाक जल संधि भारत श्रीलंका इंडोनेशिया, ये किसकी ये भौगोलिक स्थिति है? सुंडा जल संधि की भौगोलिक स्थिति है। डेनमार्क इंग्लैंड फ्रांस, डोवर इंग्लैंड फ्रांस, नॉर्थ चैनल आयरलैंड इंग्लैंड और इसी तरीके से हॉर्मुज ओमान ईरान। एक ही बार में आपका सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं, आगे है विज्ञान महत्वपूर्ण खोज एवं खोजकर्ता, यानी अब हम इस स्लाइड में देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिया था जल संधि भौगोलिक स्थिति, अब हम देखेंगे जरा विज्ञान से कुछ क्वेश्चन है महत्वपूर्ण खोज एवं खोजकर्ता। ठीक, यानी एक तरफ आपकी ये खोज है और दूसरी तरफ ये खोजकर्ता है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एंडरसन है। कौन है? एंडरसन। याद रखिएगा, आपको इसी वीडियो के माध्यम से एक ही बारे में सब कुछ, सब पूरा सब्जेक्ट आपका रिवाइज होना चाहिए। ठीक, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एंडरसन है। आगे बढ़ेंगे तो न्यूट्रोनो, न्यूट्रोनो के खोजकर्ता कौन है? पाउली हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो पाई मैसॉन, पाई मैसॉन के खोजकर्ता कौन है? युकावा है। कौन है? युकावा। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा फोटोन, फोटोन के खोजकर्ता कौन है? फोटोन के खोजकर्ता है आइंस्टीन। ठीक, आइंस्टीन फोटोन के खोजकर्ता हैं। आगे बढ़ेंगे तो प्रोटॉन के रदरफोर्ड हैं, न्यूट्रॉन के चैडविक और इलेक्ट्रॉन के जे जे थॉम्सन। आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नोट कीजिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये तो एकदम रटे होने चाहिए। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं इनके खोजकर्ता। तो याद रखिएगा, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक हैं और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे जे थॉम्सन है। ठीक, साथ ही आपको अन्य भी याद रखने हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन के कौन है? एंडरसन है। न्यूट्रिनो के पाउली हैं, पाई मैसॉन के युकावा हैं और फोटॉन के आइंस्टीन है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं नोट करने के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर विज्ञान, राशि और मात्रक। ठीक है, अब हम लोग राशि और मात्रक देखेंगे, क्योंकि आपको लगभग सभी परीक्षा में राशि और उनके मात्रक जो है पूछे जाते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, राशि और मात्रक पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा? देखिएगा, विद्युत धारिता का मात्रक है फैरड। ठीक, अगर विद्युत धारिता दी जाती है और पूछा जाता है बताइए इसका मात्रक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? फैरड इसका मात्रक होगा। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जरा हेनरी, हेनरी का मात्रक क्या होगा? सॉरी, प्रेरक, प्रेरक का मात्रक क्या होगा? हेनरी। ठीक, प्रेरक का मात्रक होगा हेनरी। आगे बढ़ेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा वेबर, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होगा ल्यूमेन,
प्रदीप्त घनत्व का इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो लक्स, ठीक है, क्या है लक्स, और इसका सिंबल पूछे तो स्मॉल एल और स्मॉल एक्स। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होगा, तरंग दैर्घ्य का मात्रक होगा एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। ध्यान दीजिएगा इस तरफ राशि है और एक तरफ आपका मात्रक है, ठीक, एक तरफ राशि और एक तरफ मात्रक। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दाब, दाब का मात्रक क्या होगा, पास्कल, ठीक है। तो आपको इसी वीडियो में तैयार हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा विद्युत धारिता का फैराड, प्रेरक होगा, प्रेरक का मात्रक होगा हेनरी, ज्योति चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, प्रदीप्त घनत्व का लक्स, ठीक है, और इसी तरीके से तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम और दाब का होगा पास्कल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है देखिएगा यहाँ पर संगठन एवं मुख्यालय। जैसे कि मैंने बताया कि सभी टॉपिक से हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, सभी टॉपिक से। तो देखिएगा जरा इसमें हम लोग संगठन एवं मुख्यालय देखेंगे, संगठन एवं मुख्यालय। तो यहाँ पर देखिएगा यूनेस्को, यूनेस्को का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए, ठीक, एक तरफ आपका संगठन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरफ ये सभी के सभी आपके संगठन है, और दूसरी तरफ आपके ये जो जितने भी हैं ये सभी मुख्यालय हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा एक एक करके हम लोग देखेंगे। यूनेस्को, यूनेस्को का अगर मुख्यालय पूछें तो पेरिस फ्रांस, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय क्या होगा, न्यूयॉर्क होगा, ठीक। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस, लेकिन यूनिसेफ का होगा न्यूयॉर्क, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो आईएमएफ, आईएमएफ का क्या होगा, वॉशिंगटन अमेरिका, आईएमएफ का क्या होगा, वॉशिंगटन अमेरिका होगा। आगे बढ़ेंगे तो यूएनएचसीआर, ठीक, यूएनएचसीआर का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये क्या होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड यूएनएचसीआर है, ठीक है। अगला देखेंगे डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय क्या होगा, मैड्रिड स्पेन, डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वो क्या होगा, मैड्रिड स्पेन होगा, मैड्रिड स्पेन। 6 नंबर है डब्ल्यूएचओ, 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 ठीक, इसका मुख्यालय क्या होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और यहाँ पर देखिएगा 7वां नंबर है यूएनएपी, यूएनएपी का मुख्यालय क्या होगा, नैरोबी केन्या, ठीक। तो यूनेस्को पेरिस फ्रांस, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, आईएमएफ वॉशिंगटन अमेरिका, या वॉशिंगटन डीसी भी लिख करके आएगा, ठीक, वॉशिंगटन डीसी भी लिख करके आए तो आप आईएमएफ का हेडक्वार्टर उसे भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वॉशिंगटन अमेरिका ही लिख करके आए, वहां पर वॉशिंगटन डीसी भी लिखा होगा तो आप राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे उसे, यूएनएचसीआर जेनेवा स्विट्जरलैंड, डब्ल्यूटीओ मैड्रिड स्पेन, डब्ल्यूएचओ जेनेवा स्विट्जरलैंड और यूएनएपी नैरोबी केन्या, ठीक। तो इसी वीडियो में आपका सब कुछ तैयार होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है यंत्र एवं आविष्कारक। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे विज्ञान से है ये, ठीक, ये सभी क्वेश्चन आपके साइंस से हैं, साइंस से हैं, क्योंकि आपका यूपी ट्रिपल एससी में साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। तो देखिएगा इसमें हम लोग देखेंगे यंत्र और उसके आविष्कारक, ठीक, यानी एक तरफ ये आपके यंत्र दिए हैं और दूसरी तरफ आपके आविष्कारक दिए हैं। ध्यान दीजिएगा दूसरी तरफ आविष्कारक हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बैरोमीटर, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, नोट कीजिए, बैरोमीटर के आविष्कारक है ई टॉरिसोली। कौन है, ई टॉरिसोली, ठीक। आगे बढ़ेंगे सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड स्केल के ए सेल्सियस, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो सेल्सियस सेल्सियस सुनते हैं ना आप, ठीक, तो ये जो है वैज्ञानिक का नाम है, याद रखिएगा। सेंटीग्रेड स्केल किस, इसका जो है आविष्कार किसने किया है, तो ए सेल्सियस है इसके आविष्कारक, ठीक, आविष्कारक। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे डीजल इंजन, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, तो डीजल इंजन का आविष्कार किया रुडोल्फ डीजल ने, किसने किया, रुडोल्फ डीजल ने। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर देखिएगा, थर्मोस्कोप, थर्मोस्कोप का आविष्कार किया है गैलीलियो गैलीली, किसने, गैलीलियो गैलीली ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है जेट इंजन, जेट इंजन का आविष्कार किया फ्रैंक व्हिटल, फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया है। और 6 पॉइंट है, नोट कीजिएगा, विद्युत बैटरी, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया है, तो ये है अलेसांद्रो वोल्टा, अलेसांद्रो वोल्टा ने विद्युत बैटरी का आविष्कार किया है, ठीक है। तो सभी यहाँ पर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी हैं 6 पॉइंट हैं यहाँ पर यंत्र और आविष्कार में, तो याद रखिएगा बैरोमीटर ई टॉरिसोली, ई सेंटीग्रेड स्केल ए सेल्सियस, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, थर्मोस्कोप गैलीलियो गैलीली, जेट इंजन फ्रैंक व्हिटल और विद्युत बैटरी का अलेसांद्रो वोल्टा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, नोट कीजिए, नेक्स्ट अगला देखेंगे विज्ञान। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है विज्ञान से फिर लिए गए हैं। तो देखिएगा सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी के कौन है, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप भी इसे बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा ये जो सूक्ष्मदर्शी है ना, सूक्ष्मदर्शी, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के जो आविष्कारक हैं, ठीक है, इसमें भी आविष्कारक ही हैं। तो ये कौन है, जखारियास यानसेन, जखारियास यानसेन जो हैं ये सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक हैं, ठीक है, आविष्कारक हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एसी मोटर, एसी मोटर के कौन है, निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला एसी मोटर के हैं आविष्कारक। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो डीसी मोटर, डीसी मोटर के कौन है, जेनेवो ग्रामे, जेनेवो ग्रामे इन्होंने डीसी मोटर का आविष्कार किया है। आगे बढ़ते हैं तो ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है, बार्डिन और शोकले, बार्डिन और शोकले ये ट्रांजिस्टर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो इसका आविष्कार माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, ठीक। और डायनेमो, डायनेमो के भी माइकल फैराडे, तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर के भी माइकल फैराडे हैं
और डायनेमो के भी माइकल फैराडे हैं। ठीक, दोनों को इकट्ठे ही लिखिएगा, इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। नोट क्या कीजिएगा, बल्कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के कौन है, जखारियास यानसेन, ठीक, और एसी मोटर निकोला टेस्ला, डीसी मोटर जेनेबो ग्रामे, ट्रांजिस्टर बार्डिन और सोकले, ट्रांसफार्मर और डायनेमो इन दोनों के ही माइकल फैराडे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन जो है विज्ञान यानी राशि और मात्रक, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में ये कट गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये विज्ञान से क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे राशि और मात्रक। ठीक, अभी हमने पीछे भी राशि और मात्रक ही देखे थे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट राशि और मात्रक लिए गए हैं। ठीक है, तो एक तरफ आपके राशि है और दूसरी तरफ क्या है, मात्रक है, क्योंकि इस यूपीट्रिपलएससी पीईटी में राशि और मात्रक यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो नोट कीजिए, कोण का जो मात्रक होता है, कोण का मात्रक होगा रेडियन। क्या होगा, रेडियन। और ठोस कोण का क्या होगा, स्टेरेडियन। इसीलिए मैंने दोनों को इकट्ठे ही लिखे हैं, दोनों को इकट्ठे लिख दिया है। कोण का अगर मात्रक पूछे तो रेडियन बताएंगे, और अगर ठोस कोण लग जाता है, ठोस कोण कहा जाता है, तो उसका आप बताएंगे स्टेरेडियन। बल का मात्रक पूछें तो वेरी सिंपल, इसका होगा न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। आगे बढ़ेंगे तो कोणीय वेग का जब भी मात्रक पूछे ना, तो इसका बताइएगा रेडियन प्रति सेकंड। क्या होगा, रेडियन प्रति सेकंड। वहां पर प्रति ना लिख करके अपॉन में अगर आता है तो ऐसे सेकंड। ठीक, रेडियन प्रति सेकंड ये हुआ। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो वीआईएमपी फैक्ट में रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। ठीक, आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज होगा। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आवेग का मात्रक क्या होगा, न्यूटन सेकंड। आवेग को तो वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, आवृत्ति इंपॉर्टेंट है, आवेग इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आपका ये जो मैराथन की आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल आप लोग कई बार इसको देख डालिए। ठीक है, कई बार देख डालिए, यहाँ से प्रश्न जरूर आपके आएंगे। तो आवृत्ति का मात्रक भी याद रखिएगा, हर्ट्ज है। ठीक, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड, बल का मात्रक न्यूटन, और यहाँ पर सबसे सिंपल जो है ये कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन। इसको एक साथ ही लिखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर और साथ ही डायनेमो दोनों के आविष्कारक बताए हैं। ट्रांसफार्मर के भी माइकल फैराडे और डायनेमो के भी माइकल फैराडे। तो इसको भी इसी तरीके से एक साथ लिखिए, कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। आगे देखेंगे यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ठीक है, इस आगे देखेंगे, इसमें हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं देखेंगे, क्योंकि हमने आपसे शुरू में ही बताया कि सभी टॉपिक से हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे, सभी टॉपिक से। ठीक है, तो अब जरा अर्थव्यवस्था से भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना देखिए, जो पंचवर्षीय योजनाएं है ना, उनका समय पूछा जाता है कि कब से कब तक ये पंचवर्षीय योजना रही है। ठीक, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैंने उन्हीं को लिया है। तो देखिएगा जरा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का अगर टाइम पीरियड पूछा जाता है तो आप बताएंगे 1951 से 1956 तक। ठीक, 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। ठीक, उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय याद रखिएगा, 1956 से 1961। पंचवर्षीय योजना ये 5 वर्षों की होती है। ठीक, इसका टाइम पीरियड वैसे कितना होता है, 5 साल होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, 5 साल चलेगी, यानी 56 से स्टार्ट हुई और 61 तक गई। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका होगा 1961 से 1966 तक का समय। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा योजना अवकाश, बीच में योजना अवकाश आ गया था। तो योजना अवकाश का समय कब से कब तक था, तो 1961 से, ध्यान दीजिएगा, 1961 से 1966 तक का ये समय, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना था। ठीक, तीसरी पंचवर्षीय योजना का बीच में थोड़ा योजना अवकाश आ गया। तो योजना अवकाश जो था 66 से चल करके 1966 से 1969 तक योजना अवकाश था। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तब चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1969 में। ठीक, जब योजना अवकाश समाप्त हुआ तो चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका समय पीरियड, इसका टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो 1969 से 74 तक। ठीक, 5 वर्षों का। और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है यहाँ पर ली गई, ये 1974 से 5 वर्ष आगे बढ़ा लीजिए 79 तक। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। ठीक, समय याद रखिएगा दूसरी 56 से 61। इसी तरीके से आगे आप लोग इसको तैयार रखिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे संस्था एवं स्थापना वर्ष। यहाँ पर हम लोग देखेंगे संस्था एवं स्थापना वर्ष। एक तरफ आपकी संस्था है और दूसरी तरफ ये सभी के सभी आपके स्थापना वर्ष हैं। तो नोट कीजिए जरा, आत्मीय सभा का ये जो स्थापना वर्ष है वो क्या है, 1815। ठीक, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना हुई। आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके से मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुई। होम रूल लीग, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया। होम रूल लीग 1916, याद कर लीजिए, 1916 रट डालिए। होम रूल लीग जब भी आए 1916 लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 में हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 1927 में हुई, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक, यहाँ पर होम रूल लीग को स्टार लगा लीजिए, ठीक है, मुस्लिम लीग को स्टार लगा लीजिए। आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, एक तरफ आपके ध्यान दीजिएगा, ये संस्था है सभी के सभी, ये सभी के सभी संस्थाएं हैं, और दूसरी तरफ आपके ये जितने भी हैं ये स्थापना वर्ष हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है, देखेंगे इस स्लाइड में हम लोग देश, राजधानी और मुद्रा। ठीक, देखिए देश, राजधानी और मुद्रा तीनों एक साथ पूछे जा सकते हैं, या सिर्फ देश दे दिया उसकी राजधानी पूछ ली, या देश दे दिया उसकी मुद्रा पूछ ली। ठीक, तो दोनों में से कोई भी एक देश की राजधानी पूछेंगे या फिर मुद्रा पूछेंगे, या हो सकता है दोनों चीजें इकट्ठे पूछ ले। आपको तीनों बातें ध्यान रखनी है। ठीक, तो देखिए इससे भी इस संबंधित प्रश्न आप लोग तैयार रखिएगा। तो नोट कीजिए जरा, यहाँ पर सबसे पहला है रूस। रूस की राजधानी क्या होगी? हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे देश, ध्यान दीजिएगा, पहले देश है, फिर उसके बाद बीच में राजधानी है, और लास्ट में हम लोग मुद्रा देखेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रूस, रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक, रूस की राजधानी मॉस्को है, और मुद्रा रूबल चलती है। ठीक, आगे देखेंगे, सेकंड पॉइंट है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और मुद्रा वहां पर क्रोन चलती है। ठीक, नॉर्वे की राजधानी अगर पूछें तो ओस्लो बताइएगा और मुद्रा क्रोन सेलेक्ट कीजिएगा। थर्ड पॉइंट देखेंगे, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी होगी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होगी, और इसकी मुद्रा वहां पर चलती है शिलिंग। मुद्रा क्या चलती है? शिलिंग। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो नोट कीजिए स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या होगी? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और मुद्रा पेसेतो चलती है। क्या चलती है? पेसेतो। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, फिफ्थ है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, और वहां पर मुद्रा चलती है फ्रैंक। क्या चलती है? फ्रैंक। सिक्स देखिएगा जरा, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या होगी? बर्लिन होगी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ठीक, बर्लिन है, और वहां पर मुद्रा क्या चलती है? तो याद रखिएगा भाई, ड्यूशमार्क। ड्यूशमार्क जो है वहां की मुद्रा है, कहाँ की? जर्मनी की। ठीक, तो रूस की रूबल है मुद्रा, नॉर्वे की क्रोन है, ऑस्ट्रिया की स्लिंग है, स्पेन की पेसेतो है, स्विट्जरलैंड की फ्रैंक है, और जर्मनी की ड्यूशमार्क है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, यहाँ पर कुछ पॉलिटी से क्वेश्चन है, पॉलिटी से हैं, तो नोट कीजिएगा, पॉलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक, तो एक भी आप मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके काफी क्वेश्चन कवर होने वाले। तो सबसे पहले देखेंगे, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? चार ऑप्शन होंगे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसी तरीके से दिया जाएगा, तो आप राइट आंसर लगाएंगे उच्चतम न्यायालय में रिट दायर की जाती है। ठीक, अगला देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो न्यायपालिका मूल अधिकारों के संरक्षक है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है, निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर होगा अध्यक्ष। ठीक, आप यहां पर देखिए, अगर एमसीक्यू की तरह देखेंगे तो आपको चार ऑप्शन देखने पड़ेंगे, और उसमें आपका समय ज्यादा जाएगा। इस तरह आप क्या करेंगे, वन लाइनर के फॉर्म में अगर जल्दी से देख लेते हैं तो आपका आंसर भी पता चल जाता है, बाकी तीन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो आपको केवल आंसर देखना है, क्योंकि समय आपके पास पर्याप्त है नहीं। ठीक, थोड़ा ही समय बचा है, तो इसी में आपको रिवीजन भी करना है। ठीक, मैराथन आपको कंप्लीट करनी है। तो देखिएगा जरा, वन लाइनर के फॉर्म में ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर यह निंदा प्रस्ताव, बात कर रहे हैं निंदा प्रस्ताव, ये नियमानुसार है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे? अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा की नियम समिति, बात किसकी कर रहे हैं? नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ 15 सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि लोकसभा के नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15। ठीक, अगर पूछा जाए लोकसभा अध्यक्ष सहित, तब आप बताएंगे 15। ठीक, अगर लोकसभा अध्यक्ष को छोड़ करके तो 14। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ये जो है हिस्ट्री से लिए गए हैं। तो देखिएगा, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था, आपको याद रखना है। ठीक, इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन। आगे, बाबर ने अपनी आत्मकथा, ये जो बाबरनामा है, ठीक, सबसे पहले तो इनकी आत्मकथा आपको याद रखना है कि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी उसका नाम क्या है? बाबरनामा। और ये किस भाषा में लिखी है? तो आपको याद रखना है तुर्की भाषा में लिखी है। नेक्स्ट है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये कब हुआ? तो 1540 में। एक प्रश्न तो आपका यहीं से बनता है, और दूसरा बनता है कि किस किस के बीच में होता? बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध है ये शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। और कब हुआ था ये अगर पूछा जाए तो 1540 में हुआ था। और किसके किसके बीच में? तो शेर खां और हुमायूं के बीच में। ठीक, अगला देखते हैं, फिफ्थ नंबर पॉइंट है कि अकबर के समकालीन जो है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? तो प्रसिद्ध सूफी संत हैं शेख
शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो हैं ये अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन हिस्ट्री से भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ये जीके के हैं आपके, ठीक, जीके के हैं, जीएस के हैं, तो नोट कीजिए जरा। लूनी नदी का उद्गम स्थल, यहाँ पर जितने भी है ना नोट कीजिए, सबसे पहले समझ लीजिए ये क्या है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी उद्गम स्थल से हैं, यानी नदियों के उद्गम स्थल इस पूरे स्लाइड में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा जरा, लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो बताएंगे आप उदयपुर राजस्थान। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है ये क्या है, उदयपुर राजस्थान इसका जो है उद्गम स्थल है। महानदी, महानदी का अगर पूछें तो रायपुर छत्तीसगढ़ इसका उद्गम स्थल होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है चंबल, चंबल नदी, इसका चंबल नदी का पूछें तो मऊ मध्य प्रदेश, मऊ मध्य प्रदेश चंबल नदी का उद्गम स्थल है। कृष्णा नदी का अगर पूछें तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर महाराष्ट्र। क्या होगा, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ये कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होगा, ठीक, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर। अगला देखेंगे पेन्नार नदी, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल क्या है, नंदी दुर्ग पहाड़ी जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ये पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। और यहाँ पर 6 नंबर देखेंगे सिप्रा नदी, सिप्रा नदी के अगर उद्गम स्थल पूछें तो ध्यान दीजिएगा, इस स्लाइड में आपको जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सभी जो हैं नदी हैं, ठीक, और उनके उद्गम स्थल, ये सभी के सभी उद्गम स्थल हैं और इस तरफ आपको नदी दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे ये भी क्वेश्चन जो है आपके जीएस से हैं। तो देखिए, कावेरी जल विवाद, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कावेरी जल विवाद ये किस किस के बीच में है, तो क्या बताएंगे आप, कावेरी जल विवाद ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। सिप्रा नदी, सिप्रा नदी ये चंबल नदी की सहायक नदी है। प्रश्न ऐसे दिया जाएगा, बताइए सिप्रा नदी किसकी जो है सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक। अगला देखेंगे पॉइंट, कावेरी नदी, कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पंचगंगा और दूध गंगा, ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नोट कीजिए, सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा सांगपो नदी कहां से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो आप राइट आंसर बताएंगे अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है, ठीक। और ताप्ती नदी जो है ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला है देखिएगा, यहाँ पर कुछ जो है विटामिन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5 और साथ ही साथ इनके जो है मुख्य स्रोत दिए गए हैं, ठीक, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछ ले जाते हैं, बताइए विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन B1 का मुख्य स्रोत क्या है, B2 का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपको तैयार रखना है। तो देखिए जरा, विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, दूध है, अंडा है, पनीर है और मछली यकृत तेल है, ठीक। ये विटामिन ए के मुख्य स्रोत है, दूध, अंडा, पनीर, मछली यकृत तेल। अगला देखिएगा जरा, सेकंड पॉइंट है विटामिन B1, विटामिन B1 के अगर आपसे मुख्य स्रोत पूछते हैं तो क्या बताएंगे, मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, ठीक, और अंडा। मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च और अंडा ये विटामिन B1 के मुख्य स्रोत हैं। थर्ड पॉइंट देखिएगा जरा, विटामिन B2 के अगर B2 की बात करते हैं, इसके मुख्य स्रोत क्या है, खमीर है, कलेजी है, मांस है, हरी सब्जी, खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जी। और B3 के अगर पूछते हैं तो मांस होगा, दूध होगा, मूंगफली, आलू, गन्ना, ये B3 के हैं। और यहाँ पर देखिएगा जरा, B5 के मुख्य स्रोत क्या हैं, आलू है, टमाटर है, मांस है और ये जो लिखा है ना ये मूंगफली है, क्या है, मूंगफली, इसको लिख लीजिएगा अलग से, मूंगफली, ठीक। तो ये सभी जो है विटामिन के जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, ठीक, वो मैंने यहाँ पर रखे हैं और उनके मुख्य स्रोत आपको तैयार रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है देखिएगा, ये साइंस से है, साइंस से है ये सभी क्वेश्चन। तो मोनेरा, मोनेरा में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा मोनेरा में। आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह प्रोटिस्टा में किसका अध्ययन किया जाता है, प्रोटिस्टा में अमीबा और पैरामीशियम, लिख लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोटिस्टा में अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन, मोनेरा में जीवाणुओं का अध्ययन, कवक में तो कवक यानी परजीवी, कवक ना दे करके वहां पर आपको परजीवी देंगे, ठीक है, कवक ना दे करके परजीवी देंगे। तो याद रखिएगा कवक में किसका, कवक यानी परजीवी का अध्ययन किया जाता है। पादप जगत, इसको हम लोग फ्लोरा, अगर प्रश्न ऐसे देते बताइए फ्लोरा का संबंध निम्न में से किससे है, तो आप पादप जगत लगाइएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर पादप जगत यानी फ्लोरा में किसका अध्ययन किया जाता है, पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो फ्लोरा जब भी दें तो आप पादप जगत लगाइएगा और जब फौना देना तो जंतु जगत लगाइएगा, ठीक। जब भी फ्लोरा आए तो पादप जगत, ठीक, और जब भी फौना आए तो आप जंतु जगत, फ्लोरा और फौना इस तरह से तैयार रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो पादप जगत यानी फ्लोरा पूछे तो ये पौधों का अध्ययन होता है और जंतु जगत यानी फौना पूछे तो इसमें जंतुओं का अध्ययन होता है, ठीक। ऐसे ना जंतु जगत देंगे तब तो आप समझ जाएंगे कि इसमें जंतुओं का अध्ययन होगा, पादप जगत देंगे तो आप समझ जाएंगे पौधों का अध्ययन होगा। लेकिन आपसे ये जो क्वेश्चन आएगा वो पादप जगत और जंतु जगत नहीं दे, वहां पर नहीं देंगे, बल्कि आपको फ्लोरा
और फौना देंगे, ठीक है। तो ये फ्लोरा में पौधों का अध्ययन होता है और फौना में जंतुओं का अध्ययन होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर पादप जगत और ये जो जंतु जगत लिखा है ना, ये तो आपके समझने के लिए है, ठीक। लेकिन वहां पर अगर जब भी आएगा तो फ्लोरा और फौना ही आएगा, क्या आएगा, फ्लोरा और फौना ही आएगा, दोनों ही एफ से हैं। तो फ्लोरा में पौधे और फौना में जंतु जगत, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, देखिएगा यहाँ पर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्तनों के नाम हैं, ठीक। तो देखिएगा कांडला बंदरगाह, जब भी कांडला बंदरगाह आए तो याद रखिएगा गुजरात में है, ठीक। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, गुजरात में। नाहवा शोवा कहाँ है, मुंबई में स्थित है। मारवा गोवा बंदरगाह कहाँ है, गोवा में स्थित है, ठीक। सभी सभी हम लोग जल्दी से कवर करेंगे। न्यू मंगलोर कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। तूतीकोरिन कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो याद रखिएगा कांडला गुजरात में, नाहवा शोवा मुंबई, मारवा गोवा गोवा, ठीक। मारमागांव है, मारमागांव गोवा में, न्यू मंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल, तूतीकोरिन तमिलनाडु, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, देखेंगे यहाँ पर रेलवे जोन्स भी हम लोग देखेंगे, प्रमुख रेलवे जोन व मुख्यालय। तो देखिएगा जरा रेलवे जोन व मुख्यालय से जो प्रश्न है कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, ठीक। उत्तरी पूर्वी रेलवे जब भी आए तो इसका गोरखपुर में स्थित है, ठीक। नोट करते जाइएगा, बल्कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नोट करने को मैं बोल रहा हूँ, ये ठीक है। आगे देखिए, दक्षिणी रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में स्थित है। आगे बढ़ेंगे तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय ये मुंबई चर्च गेट में स्थित है। उत्तरी मध्य रेलवे, ध्यान दीजिएगा ये दोनों ही यूपी में स्थित हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, उत्तरी मध्य रेलवे और उत्तरी पूर्वी रेलवे, ठीक। उत्तरी मध्य रेलवे और उत्तरी पूर्वी रेलवे ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, यूपी में है। और यूपी ट्रिपल एससी के लिए ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगर रेलवे जोन से पूछ रहे हैं ना, तो अपने जोन का तो तैयार ही आपको रखना है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है और उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये प्रयागराज, पहले जो इलाहाबाद सुनते थे ना, ठीक, ये प्रयागराज में। तो इन दोनों को तो अच्छे से तैयार रखना अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक। तो ये इतना तो आपको तैयार होना चाहिए क्योंकि ये यूपी में है दोनों ही, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी रेलवे गोरखपुर और उत्तरी मध्य रेलवे प्रयागराज। आगे बढ़ेंगे तो पश्चिमी मध्य रेलवे, बात कर रहे हैं पश्चिमी मध्य रेलवे की, तो ये जबलपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, जबलपुर में, ठीक। तो याद रहेगा ना, उत्तरी रेलवे का नई दिल्ली, उत्तरी पूर्वी रेलवे आपका गोरखपुर, और नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी रेलवे का चेन्नई, पश्चिमी रेलवे का मुंबई चर्चगेट। आगे बढ़ते हैं, तो ये थे प्रमुख रेलवे जोन्स व मुख्यालय। आगे देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। आगे देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, देखिएगा ये जो है पॉलिटी से प्रश्न है, ये जो है पूरे पॉलिटी से देखिएगा, इस स्लाइड में हम लोग पॉलिटी से देखेंगे। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता, अगर प्रश्न पूछेंगे बताइए किस देश में दोहरी नागरिकता की प्रावधान है, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अपने देश में भारत में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, ठीक। याद रखिएगा, ठीक। आगे देखेंगे, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार ये अनुच्छेद 6 में है, आर्टिकल 6 में है, लेकिन पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, नोट कीजिएगा, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार किस में है, तो अनुच्छेद 7 में है। अगर पाकिस्तान से भारत के लिए पूछें तो अनुच्छेद 6 याद रखिएगा, और पाकिस्तान को पूछें तो याद रखिएगा अनुच्छेद 7। इस तरीके से ट्रिक से याद रखिएगा, ठीक। आगे देखेंगे, भारत के बाहर, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों, ठीक है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अगर पूछें तो अनुच्छेद 8 बताएंगे, ठीक। तो सभी पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर जो भी प्रश्न है ना, ये सभी साइंस से हैं। किससे हैं, साइंस से। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जब भी आपसे पूछें तो फाइब्रिनोजन जो है ये रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। आरएच तत्व का पता लैंड स्टीनर और वीनर नामक मनोवैज्ञानिकों ने लगाया था। प्रश्न पूछेंगे, बताइए आरएच तत्व का पता किसने लगाया था, किन वैज्ञानिकों ने लगाया था, तो याद रखिएगा लैंड स्टीनर और वीनर ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने आरएच तत्व, आरएच फैक्टर का पता लगाया था। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछते हैं तो आप अग्नाशय बताएंगे, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच क्या होता है, तो याद रखिए दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच अगर बात करते हैं तो त्रिवलनी कपाट होता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो आगे ध्यान दीजिएगा कि शरीर से हृदय, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को कि जब भी शरीर से हृदय की ओर बोले ना, शरीर से हृदय, तो आप याद रखिएगा सिरा, ठीक।
लेकिन अगर हृदय से शरीर की ओर बात करें, हृदय से शरीर की ओर, तो वो धमनी होगी। ठीक, नोट कीजिएगा दोनों पॉइंट को। अगर पूछें कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे शिरा। और अगर हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी, रक्त वाहिनी पूछें, तो आप बताएंगे धमनी। ठीक, याद रखिएगा, शरीर से हृदय शिरा, शरीर से हृदय शिरा, और हृदय से शरीर रक्त। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेपोलियन, देखिए यहाँ पर हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो देखिएगा जरा नेपोलियन का जन्म कब हुआ। तो नेपोलियन का जन्म आप याद रखेंगे 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी। ठीक, नेपोलियन के पिता का नाम यहाँ पर है कार्लो बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट, और नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। ठीक, अगला पॉइंट है कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता कौन। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन को कहा जाता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता। और लुईस 16 फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा, तो 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, और नेपोलियन से यहाँ पर जो है सभी पॉइंट्स लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए जरा यहाँ पर ये जो है एस्कीमो, ठीक है, ये जो जनजातियों से प्रश्न है, नोट कीजिएगा, जनजातियों से है। तो एस्कीमो लोगों का जो ग्रीष्मकालीन निवास होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्यूपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूपिक। ठीक, और पिग्मी जनजाति जो होती है, पिग्मी जनजाति, ये कहाँ पर निवास करती है, तो ये वृक्षों पर निवास करती है पिग्मी जनजाति, नोट रखिएगा। एस्कीमो लोगों का जो ग्रीष्मकालीन अगर निवास पूछे तो ट्यूपिक बताएंगे। और पिग्मी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो वृक्षों पर निवास करती है। बुशमैन जनजाति के लोग ये सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं, किसकी श्रेणी में, सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं बुशमैन जनजाति के लोग, याद रखिएगा। और पिग्मी जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, तो पिग्मी जनजाति कहाँ के निवासी हैं, तो याद रखिएगा अफ्रीका के निवासी हैं पिग्मी जनजाति। अगला पॉइंट देखेंगे, कचिन, कचिन जो है ये म्यांमार की एक जनजाति है, याद रखिएगा कचिन म्यांमार की जनजाति है। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबेरजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एबीरजीज, एबीरजीज। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो है ये भी जीएस से हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये जो है नागपुर में स्थित है। तेंदु पत्ते का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसके लिए, बीड़ी उद्योग के लिए किया जाता है, याद रखिएगा बीड़ी उद्योग के लिए। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, अगर सबसे छोटे दिन की बात करें तो 22 दिसंबर होता है सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में। और सबसे वर्ष का सबसे लंबा दिन अगर बात करें तो ये है 21 जून। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में अगर सबसे छोटा दिन पूछते हैं तो 22 दिसंबर आप बताएंगे, और वर्ष का सबसे लंबा दिन अगर पूछते हैं तो 21 जून आप बताएंगे। ठीक, दोनों ही पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। और देखिएगा अगला पॉइंट है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न ऐसे बनेगा, बताइए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको प्रशांत महासागर, लाल महासागर, ठीक है, इस तरीके से देंगे। तो ध्यान रखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये जो है विज्ञान से है, विज्ञान से है। इसमें हम लोग जो है पीएच मान देखेंगे, पीएच मान। तो सबसे पहले देखेंगे मानव रक्त का। ठीक, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। आगे बढ़ेंगे तो नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। आपको ध्यान रखना है जब भी अम्लीय घोल की बात करें तो वो 7 से कम होगा। ठीक, 7 से कम होगा। और अगर उदासीन घोल की बात करें, उदासीन घोल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है जल का पीएच मान। और सिरके का पीएच मान कितना होगा, 3 होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा ये क्वेश्चन पॉलिटी से हैं। लगातार 2 बार, नोट कीजिए, लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए थे, लगातार 2 बार निर्वाचित हुए थे। अगला पॉइंट देखेंगे, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी, 18 थी। कितनी, 18। अगला देखेंगे पॉइंट, संघीय मंत्रिपरिषद, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। बात स्वतंत्र भारत की जब करें, बात स्वतंत्र भारत की, तब आप सरदार पटेल लगाएंगे। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये सभी पॉइंट्स हिस्ट्री से हैं। किससे हैं, हिस्ट्री से हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुषाण वंश। ठीक, कुषाण वंश का जो संस्थापक है कौन था, तो कुजुल कुर्फिसेस। कौन था, कुजुल कुर्फिसेस। ये जो हैं ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। अगला पॉइंट है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। ठीक, याद रखिएगा, अगर शक संवत की बात करें कि कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत कब की थी, तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में। अगला है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। क्या थी, पुरुषपुर या पेशावर। और फिफ्थ पॉइंट है, कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी, कुषाणों की द्वितीय राजधानी आपको याद रखना है
मथुरा। मथुरा कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी, ये सभी हिस्ट्री से थे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी से है। देखिएगा, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो याद रखिएगा, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1971, 21 जनवरी 1971 ईस्वी को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला देखेंगे पॉइंट, 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। प्रश्न ऐसे आएगा कि बताइए सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला? तो आपको याद रखना है 35वें, ठीक, 35वें। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 44 के तहत है। अगला पॉइंट देखेंगे, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5 में है। और देखिएगा यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? तो 1960 ईस्वी में हुआ, ठीक। अगला पॉइंट देखिएगा, सभी विज्ञान से हैं, विज्ञान से हैं, नोट कीजिए। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, चिकनगुनिया ये किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अगला पॉइंट है एलिसा, नोट कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। एलिसा HIV एड्स की जांच के लिए उपयोग होता है, ठीक है। एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, एलिसा टेस्ट किया जाता है HIV एड्स की जांच के लिए। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? तो एलिसा का फुल फॉर्म नोट कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी प्रश्न इस तरीके के आते हैं तो वहाँ पर स्पेलिंग आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो आपको राइट आंसर सेलेक्ट करते समय बड़ी ही सावधानी से रखना है, ठीक है, सावधानी रखना है। अगला पॉइंट देखेंगे जरा, अगला पॉइंट है, नोट कीजिए, मिर्गी या अपस्मार रोग। अपस्मार रोग, मिर्गी को ही अपस्मार रोग कहते हैं, ठीक है। ये मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होता है, ठीक। मिर्गी या अपस्मार रोग किसके कारण होता है? मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होता है। अब देखिए एक प्रश्न ये भी बनता है, मिर्गी, ये जो मिर्गी रोग है इसका दूसरा नाम क्या है? अपस्मार रोग, ठीक। अगला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है, देखिएगा, ये पॉलिटी से है, तो नोट कीजिए, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। तो प्रश्न पूछा जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? कम से कम 50 सदस्यों का। अगला पॉइंट है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है यह प्रस्तुत किए जाने के कितने दिनों के अंदर इस पर चर्चा होना आवश्यक है? तो 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा होना आवश्यक है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है ये मूल प्रस्ताव है। प्रश्न ऐसे आएगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है कैसा प्रस्ताव है? तो मूल प्रस्ताव है। और तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है, ठीक। अगला पॉइंट नोट कीजिए, यहाँ पर ये विज्ञान से है, नोट कीजिएगा जरा, विज्ञान से है प्रश्न, दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। कैसा परिवर्तन है? आपको वहाँ पर रासायनिक भी देंगे, भौतिक भी देंगे, तो आपको ध्यान रखना है, दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अभी मैंने कुछ आपको जो है मात्रक करवाए भी हैं, ठीक। वॉशिंग मशीन के आविष्कारक कौन है? हार्ले मिशन कंपनी। हार्ले मिशन कंपनी ये वॉशिंग मशीन के आविष्कारक है। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, कताई मशीन। कताई मशीन के आविष्कारक कौन है? कताई मशीन के आविष्कारक है सैमुअल क्रॉम्पटन। सैमुअल क्रॉम्पटन ये कताई मशीन के आविष्कारक है। गैस का दाब ज्ञात करने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है और ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरणों को फोनोग्राफ कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सागर और उनको जोड़ने वाली जलसंधियां हैं, ठीक है, सागर और उनको जोड़ने वाली जलसंधियां हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मारमरा सागर एवं एजियन सागर, इसको कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो बासफोरस जलसंधि। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं पांचों ये सागर और उनको जोड़ने वाली जलसंधियां हैं। तो याद रखिएगा, मारमरा सागर और एजियन सागर इसको कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो बासफोरस जलसंधि। बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर इसको कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो बेरिंग जलसंधि ही जोड़ती है। बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर इसको बेरिंग जलसंधि जोड़ती है। थर्ड पॉइंट है, जावा सागर एवं सेलिबीस सागर इसको मकासार जलसंधि कौन जोड़ती है? मकासार जलसंधि, ठीक। और फोर्थ पॉइंट नोट कीजिएगा जरा, फोर्थ पॉइंट है आराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी, ठीक। कौन सी? आराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी इसको टारस जलसंधि जोड़ती है। कौन सी? टारस जलसंधि। और पांचवा पॉइंट है, बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर इसको कौन जोड़ता है? इसको डेविस जलसंधि जोड़ती। कौन जोड़ती? डेविस जलसंधि। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरफ जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये इस तरफ ये जितने भी ये दिख रहे हैं, नोट कीजिएगा जरा,
ये आपको जितने भी दिख रहे हैं ये सभी के सभी जोड़ने वाली जल संधियों के नाम हैं। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, इसको कौन जोड़ता है? डेविस जल संधि। इंपॉर्टेंट है सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिएगा जरा, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो श्री अरविंदो ने वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक, और प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, बताइए प्रथम राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो बीजी खरे, याद रखिएगा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1965 में दिया गया हिंदी को राजभाषा का दर्जा। और राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 ईस्वी में हुआ था, राष्ट्रगान। ठीक, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, देखिएगा जरा, भारतीय संसद के अधिवेशन का जो प्रारंभ होता है ना, ये किससे होता है? तो भारतीय संसद के अधिवेशन का जो प्रारंभ है ये जनगण मन से होता है, राष्ट्रगान से। ठीक, राष्ट्रगान से होता है। ठीक, और आपको याद रखना है, राष्ट्रगान, जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ठीक, दोनों को याद रखना। और वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? श्री अरविंदो ने किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है विज्ञान। देखिए यहाँ पर सभी पॉइंट्स विज्ञान से हैं। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। जब आपसे एसआई मात्रक पूछे तो वोल्ट बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा कैसी राशि है? ठीक, आपको ये भी याद रखना है कि विद्युत धारा अदिश राशि है। कैसी राशि है? विद्युत धारा अदिश राशि है। और विद्युत धारा विभवांतर का जब भी आपसे मात्रक पूछें तो वोल्ट बताएंगे। ठीक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछें या मात्रक पूछें तो आप एम्पियर बताएंगे। ट्रांसफार्मर की कोड ये नर्म लोहे की बनी होती है। ठीक, और घरों की विद्युत धारा क्या होती है? ये प्रत्यावर्ती धारा होती है। नोट कीजिएगा, घरों की धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। और विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा का अगर मात्रक पूछते हैं तो एम्पियर बताएंगे। ट्रांसफार्मर की कोड किसकी बनी होती है? तो नर्म लोहे की बनी होती है। घरों में कैसी धारा होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा होती है। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। इस तरीके के फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। आगे बढ़ेंगे, देखें, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन ए है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन है। ठीक, यहाँ पर आंसर लिखे भी हुए, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। ठीक ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, अगला देखेंगे। अगला है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? ठीक, न्यूनतम अभिक्रियाशील की बात कर रहे हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोल्ड। गोल्ड जो होता है ये न्यूनतम अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में ऑप्शन ए है टार्टरिक अम्ल, बी है लैक्टिक अम्ल, सी है फॉर्मिक अम्ल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, चींटी के जो डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? ठीक है, ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है राम कुमार वर्मा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का अभिमत है। ठीक, अगला क्वेश्चन, और ये आलोचक में आते हैं। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचक में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाच्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो यह याद रखिएगा, वाच्य के मुख्यतः ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी है 3 और डी है 2। तो ध्यान दीजिएगा, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आंसर भी लिखे हैं। निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? आपको बताना है जल जनित रोग। ऑप्शन ए छोटी माता, बी है अतिसार, सी है मस्तिष्क ज्वर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इनमें से जल जनित रोग जो है वो क्या है? अतिसार, ये जल जनित रोग है। ठीक, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। अगला, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बात कर रहे हैं माइकोलॉजी की। ऑप्शन ए है पुष्पों का अध्ययन, बी है कीटों का अध्ययन, सी है सर्पों का अध्ययन, डी है कवकों का अध्ययन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, माइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवकों का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गए। अगला है, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो 1993 में हुआ। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट नोट कीजिए, संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संविधान के मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 51A में है। मूल कर्तव्यों का वर्णन, ठीक, मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A में है। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों के पूछें किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को है। ठीक,
और यहाँ पर अगर मूल कर्तव्यों का वर्णन पूछे तो अनुच्छेद 51A बताएंगे। और यहाँ देखिएगा अल्पसंख्यक आयोग जो है, ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक आयोग की बात कर रहे हैं, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाता है बताइए अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय है या नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन, एस्थेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नोट कीजिएगा, एस्थेटिक्स में सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है एस्थेटिक्स में? सौंदर्य शास्त्र का। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। और एस्थेटिक्स में सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा, जैव विविधता संधि कब हुई, कब से प्रभावी हुई? तो 29 दिसंबर 1993, 29 दिसंबर 1993 से ये जो है जैव विविधता संधि प्रभावी हुई। और अगला पॉइंट देखिएगा, वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। वो फिफ्थ पॉइंट है, आईयूसीएन के रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को कैसे पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो जो संकटापन्न जीव होते हैं उनको गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट, यहाँ पर जितने भी हैं क्वेश्चन ये हिस्ट्री से हैं, हिस्ट्री से हैं, नोट कीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1898 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? तो बेलूर कोलकाता, बेलूर कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में। सेकंड पॉइंट है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी में हुई। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहते हैं। ये ठीक उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महादेव गोविंद रानाडे। फोर्थ पॉइंट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई, न्यूयॉर्क में हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में बंबई में हुई। ठीक, तो इतना भी आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है अर्थव्यवस्था से, नोट कीजिएगा सभी पॉइंट्स अर्थव्यवस्था से यानी इकोनॉमिक्स से हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में हुई। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई, 1843 में हुई। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में हुई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नया नाम है ना, ये क्या है? एसबीआई है। एसबीआई ही पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा इस बात को कि एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की? 1921 में हुई थी। और बाद में इसका नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं ना, जितने भी पॉइंट्स लिए हैं, सबके सन जो है सीरियल से हैं, सबके सन जो है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सीरियल से लेने की कोशिश की गई ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक, तो ये सभी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से हैं, याद रखिएगा। ठीक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, बैंक ऑफ बंगाल 1806, ठीक, इसी तरीके से बॉम्बे की 1840, मद्रास 1843, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये भी पॉलिटी से ही क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, याद रखिएगा। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? तो 1977 में लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और अगला पॉइंट है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक्स से ही है, देखिएगा। रुपए, पहली बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? तो 20 सितंबर 1949 ईस्वी को पहली बार रुपए का अवमूल्यन हुआ। सेकंड पॉइंट है, दूसरी बार कब अवमूल्यन हुआ? तो 6 जून 1966 को हुआ। थर्ड पॉइंट है, तीसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? तो 1 जुलाई 1991 को हुआ। फोर्थ पॉइंट नोट कीजिएगा, प्रत्येक बैंक नोट पर उसकी राशि कितनी भाषाओं में होती है? तो 15 भाषाओं में होती है, 15 लैंग्वेज में। ठीक, अगला पॉइंट है कि सेंसेक्स का पूरा नाम बताइए। सेंसेक्स का पूरा नाम है सेंसिटिव इंडेक्स। क्या होता है? सेंसिटिव इंडेक्स पूरा नाम है इसका। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना कब हुई? तो 26 अप्रैल 1993। ठीक, 26 अप्रैल 1993 को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। ठीक, अगला देखते हैं पॉइंट, ये भी पॉलिटी से ही है, नोट कीजिएगा पॉलिटी से है। राष्ट्रगान के पूरे गीत में, राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, ठीक है, जनगण मन की बात कर रहे हैं, जनगण मन की, पूरे गीत में कितने पद्य होते हैं? तो 5 पद्य होते हैं। कितने होते हैं? 5। ठीक, 5 पद्य होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को यानी जनगण मन को, ठीक है, कब स्वीकारा? तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था।
और संविधान सभा ने राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को कब स्वीकार किया? तो वंदे मातरम को स्वीकार किया था 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को स्वीकार किया था। अगला पॉइंट देखिएगा जरा कि राष्ट्रगान के जो गायन का समय है वो कितना होता है? 52 सेकंड होता है। ठीक, 52 सेकंड होता है। अगला पॉइंट देखेंगे राष्ट्रगान के गायन की, देखिए जो पूरा समय होता है, ठीक, आपका 52 सेकंड याद रखना है, लेकिन अगर संक्षिप्त अवधि की बात करें, ठीक है, शॉर्ट में, ये 20 सेकंड होता है। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि राष्ट्रगान के गायन का जो समय होता है 52 सेकंड, और संक्षिप्त अवधि जब भी पूछें तो 20 सेकंड आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये नहीं मिलेगा जल्दी से। ठीक, तो ये पॉइंट नहीं मिलेगा जल्दी से, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रगीत का जो समय होता है वो कितना होता है? 1 मिनट 5 सेकंड। अगर इस तरह से ना दे करके 1 मिनट 5 सेकंड ना दिया जाए तो कैसे कैसे दिया जाए? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। ठीक, और उसमें 5 सेकंड हमने और जोड़ दिए तो कितने हो गए? 65 सेकंड हो गए। तो इस तरीके से अगर बात करें राष्ट्रगीत की कि राष्ट्रगीत के गायन का पूरा समय कितना होता है, तो आप 1 मिनट 5 सेकंड कह सकते हैं या फिर 65 सेकंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 65 सेकंड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड और प्लस 5 सेकंड और ऐड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 65 सेकंड। ठीक, तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम हिस्ट्री में संगठन और संस्थापक देखेंगे। एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ संस्थापक, इधर संगठन देखेंगे और इधर संस्थापक देखेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज की जल्दी से खत्म करेंगे इसको। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की डॉक्टर हेडगेवार, ठीक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद। ठीक, नोट कीजिएगा, वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला पॉइंट है खिलाफत आंदोलन की स्थापना अली बंधु ने की थी। किसने की थी? अली बंधु। अगला पॉइंट इतिहास के संवत। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इतिहास के संवत, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो देखिए विक्रम संवत के प्रवर्तक कौन थे? विक्रमादित्य। ठीक, ईसवी के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह थे। शक संवत के प्रवर्तक कौन थे? कनिष्क थे। इंपॉर्टेंट है, शक संवत वाला, कनिष्क थे इसके प्रवर्तक। गुप्त संवत के प्रवर्तक कौन थे? चंद्रगुप्त थे। और हिजरी संवत के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना पलायन। याद रखिए कि ये हिजरी संवत के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद। तो ये सभी इतिहास के संवत हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शक संवत इंपॉर्टेंट है, कनिष्क। गुप्त संवत चंद्रगुप्त। ईसवी के प्रवर्तक जो है ईसा मसीह। और विक्रम संवत के विक्रमादित्य। तो ठीक, और हिजरी संवत जब भी दिया जाए तो हजरत मोहम्मद। आगे बढ़ेंगे, पॉलिटी से है सभी क्वेश्चन, देखिएगा। संसद सदस्य के वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 106। धन विधेयक अनुच्छेद 110। आगे बढ़ेंगे तो राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165। आगे बढ़ते हैं तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 214। जब भी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 214 बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा जरा, अगला पॉइंट है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 178 में है। 178 में है। अगला पॉइंट नोट कीजिए कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में है। आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अगला है, ये भी पॉलिटी से सभी प्रश्न है। विधान परिषद संविधान के अनुच्छेद, विधान परिषद जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 में जो है विधान परिषद है। आगे देखेंगे राज्य में धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए राज्य में धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, ठीक है, तो या राज्यसभा में। तो बताइएगा राज्य में जो धन विधेयक की बात है ये कहाँ प्रस्तुत होता है? तो विधानसभा में होता है। ठीक, और विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 ईयर्स होती है, 25 वर्ष होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो राज्यों के विधानसभा का गठन जो है, गठन राज्यों के विधानसभा का जो गठन है ये संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 170 है। ठीक है, 170 यानी 170 में है, अनुच्छेद 170 में है। अगला पॉइंट देखेंगे जरा, नोट कीजिएगा। विधान परिषद के 1/3 सदस्य, 1/3, ठीक है, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य हैं ये विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, विज्ञान से प्रश्न है। ठीक, रेडियम की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा पियरे एवं मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम की खोज इंपॉर्टेंट है क्योंकि खोज वाले प्रश्न मैंने अभी आपको पीछे करवाए हैं। ठीक, स्टार्टिंग में ही करवाए थे कि जो भी खोज हो और खोजकर्ता वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस तरीके के। तो रेडियम की खोज किसने की? पियरे एवं मैडम क्यूरी ने। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसके द्वारा दिखाया गया? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो नाभिकीय विखंडन है ये स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न द्वारा दिखाया गया, स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न द्वारा। और हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है।
ठीक, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया कि हाइड्रोजन बम जो है ये किस प्रक्रिया पर आधारित तो नाभिकीय चलना है। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे, हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब हुआ, तो 1952 ईस्वी में हाइड्रोजन बम का आविष्कार हुआ। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है याद करने लायक कि हाइड्रोजन बम जो है ये परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम। ठीक, ये जो हाइड्रोजन बम है ये परमाणु बम की तुलना में, एटॉमिक बम की तुलना में जो है ये काफ़ी जो है पावरफुल होता है, 1000 गुना शक्तिशाली होता है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा जरा, अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा जरा, पॉलिटी। ये पॉलिटी से प्रश्न है, नोट कीजिए कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, हाथी है, सभी को पता है। प्रश्न अगर राष्ट्रीय विरासत पशु पूछे तो हाथी बताइएगा, राष्ट्रीय वृक्ष पूछें तो बरगद बताइएगा। देखिए पीपल जो है ये ऑप्शन में देंगे, लेकिन गड़बड़ मत कीजिएगा, पीपल राष्ट्रीय वृक्ष नहीं है। तो जब भी आपसे राष्ट्रीय वृक्ष पूछते हैं तो बरगद ही राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। ठीक, देखने में आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे और वहां पर ऑप्शन में बरगद देंगे और पीपल देंगे तो दोनों कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा पीपल नहीं सेलेक्ट करेंगे, आप बरगद सेलेक्ट करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला है राष्ट्रीय पक्षी, तो सभी को पता है मोर है। ठीक, बाघ जो है ये राष्ट्रीय पशु में आता है। और राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो ये भी सबको पता होगा, जलेबी। ठीक, खूब खाते होंगे, तो देखिएगा जलेबी याद रखिएगा भाई। ठीक, तो राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी। और राष्ट्रीय फल आम, ठीक, सभी का फेवरेट आम। अगला है राष्ट्रीय पुष्प, अगर बात करें तो ये कमल है। ठीक, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं इकोनॉमिक्स से है, देखिएगा जरा, सभी इस स्लाइड में क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई, तो 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना। सेकंड पॉइंट नोट कीजिएगा जरा, भारतीय साधारण बीमा निगम जिसे जीआईसी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1973 को हुई। अगर भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की बात करें तो 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई। और जीआईसी की स्थापना पूछते हैं तो 1 जनवरी 1973। थर्ड पॉइंट है सेबी की स्थापना, इंपॉर्टेंट है सेबी। ठीक, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई। कई बार प्रश्न सेबी से आया है इसकी स्थापना से। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई, तो 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई। और अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 26 अप्रैल 1993 को हुई। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला है, जल्दी ही कवर करेंगे सब कुछ। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, तो याद रखिएगा संसद भवन का उद्घाटन 1927 में हुआ। वित्त विधेयक याद रखिएगा कहाँ पर पेश किया जाता है, केवल लोकसभा। ठीक, वहां पर लोकसभा देंगे, राज्यसभा देंगे। ठीक, आप केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा, वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी, तो लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ, तो 1989 में त्रिशंकु संसद का गठन हुआ। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय क्या होता है, तो ये वहां पर आपको देखिए प्रश्नकाल भी देंगे और शून्यकाल भी देंगे। प्रश्नकाल भी ऑप्शन में होगा और शून्यकाल भी होगा। तो संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। ठीक, शून्यकाल मत लगाइएगा, प्रश्नकाल प्रथम विषय होता है। ठीक, आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात कर रहे हैं तो थार का रेगिस्तान। ठीक, थार का रेगिस्तान ये जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है, तो कुतुब मीनार याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर, तो सबसे बड़ा गिरजाघर अगर आपसे पूछते हैं तो सेंट कैथेड्रल गोवा, ये कहाँ पर स्थित है, गोवा में है सेंट कैथेड्रल। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पूछते हैं तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल। और भारत की सबसे बड़ी गुंबद पूछते हैं तो गोल गुंबद, जो कि कहाँ पर है, बीजापुर में है, गोल गुंबद जो कि बीजापुर में भारत की सबसे बड़ी गुंबद है। अगला पॉइंट देखेंगे कि पेंगुइन चिड़िया ये कहाँ पाई जाती है, अंटार्कटिका में पाई जाती है पेंगुइन चिड़िया। और व्हेल हृदय में कितने 4 चैम्बर होते हैं, आपको याद रखने हैं। मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी, 639, 639 होती है मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या। अगला पॉइंट है, आदमी को प्रतिदिन 3900 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 2400, ठीक, 2400, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आदमी को प्रतिदिन 3900, ठीक, यानी 3900 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो 2400 किलो कैलोरी महिलाओं को प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक,
अगला पॉइंट देखिएगा जरा, सामदेव, सामवेद होगा यहाँ पर, सामदेव लिखिए, ठीक। सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है, याद रखिएगा। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण है, ठीक, बादरायण। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी, याद रखिएगा। चरक संहिता, ये पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। ये जो चरक संहिता पुस्तक है ये किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जनजातियों से है, नोट कीजिएगा, जनजातियों से है। तो यहाँ जो है नीग्रो जनजाति, बात कर रहे हैं नीग्रो जनजाति की, ये मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। नीग्रो जनजाति, ठीक, मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति जो है ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। बोरो जनजाति ब्राजील में पाई जाती है, बासे बोरो, ठीक, और ये ब्राजील, ऐसे याद रखिएगा, बी, ठीक, और डैश दे करके बी, इस तरह, ये बोरो जनजाति ब्राजील, इस तरीके से याद कर लीजिएगा, बी भी, ठीक। और याकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो याकू, याकू वाई टी, इस तरह से याकू जनजाति, ठीक, याकू जनजाति वाई और टी। याकू जनजाति टुंड्रा प्रदेशों में कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में, ऐसे टिक बना लीजिए, ठीक। तो नीग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल, खिरगिज जनजाति मध्य एशिया, बोरो जनजाति ब्राजील और याकू जनजाति टुंड्रा प्रदेश, ठीक, टुंड्रा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे। अगला है राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे पेरियार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक, पेरियार अभ्यारण्य केरल में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, याद रखिएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। पेरियार अभ्यारण्य केरल में है। काजीरंगा असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बांधवगढ़, माधवगढ़ और बांधवगढ़ दोनों ही जब भी आए तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिए, आगे है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगी थे। 1951 में इनकी नियुक्ति हुई थी, ठीक, याद रखिएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 1951 में इनकी नियुक्ति हुई थी। और प्रथम वित्त आयोग का जो अवधि है वो कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 1952 से 1957 तक का समय था प्रथम वित्त आयोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, 1951 में नियुक्ति, और इसका जो टाइम पीरियड है 1952 टू 1957, ठीक। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 के लिए है कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? एक प्रश्न आपका यहीं से तैयार होता है। तो भारत की स्थल सीमा 7 देशों से, कितने देशों से? 7 देशों से टोटल लगती है। अब वो कौन कौन से हैं जरा ध्यान दीजिए, यूं हैं, नोट कीजिएगा जरा। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो याद रखिएगा 7 देशों से लगती है। अब वो कौन कौन से देश हैं वो भी आपको याद रखना है। तो ध्यान दीजिए, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, ये सभी के, इस बॉक्स को ध्यान दीजिएगा, इस बॉक्स में पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान, ठीक। 7 देश हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अच्छा, ये तो हो गए स्थल सीमा की बात 7 देशों से। लेकिन अगर जलीय सीमा की बात करें तो कितने देशों से? 5 देशों के साथ रखती है जलीय सीमा, ठीक। कितने देशों के साथ? 5 देशों के साथ। कौन कौन? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और आपका म्यांमार, ठीक, म्यांमार, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अगला देखते हैं, हिस्ट्री से है। देखिए यहाँ पर जितने भी हैं ये सभी के सभी युद्ध लिखे हुए हैं, सभी के सभी युद्ध लिखे हुए हैं। कब कौन सा युद्ध हुआ? तो याद रखिएगा प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यहाँ पर जितने भी सन लिए गए हैं ना, 57, 59, 60, 61, 64, ये सीरियल से लिए गए। तो सभी युद्धों को सीरियल से मैंने इंक्लूड किया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले कहाँ से याद स्टार्ट कीजिएगा? ध्यान दीजिए, प्लासी से। प्लासी 1757, फिर बेदरा को याद रखिएगा 1759, वांडीवास का युद्ध 1760 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, ठीक। तो ये सीरियल से आप याद रखेंगे, इस तरीके से भूलेंगे नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, ठीक है।
मैराथन वीडियो है, सभी कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे सभी टॉपिक को। तो देखिएगा जरा, चीनी का घुलना कैसा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, याद रखिएगा, ठीक। अगला, बर्फ का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन और बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं तो जरा ये मोमबत्ती वाला याद रखिएगा, मोमबत्ती वाला वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल कई बार पूछा गया कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन, जल गया समझ लो रासायनिक, ठीक। ये इस तरह याद रखना, जलने वाले में मोमबत्ती जल रही तो भी रासायनिक परिवर्तन, कोयला जल रहा तो भी रासायनिक परिवर्तन। अब सिरका बन गया, सिरके का बनना, ये कैसा परिवर्तन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। तो याद रखिएगा ये रासायनिक परिवर्तन। अगला देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आगे बढ़ेंगे, विटामिन ए बी सी डी, इनके यहाँ पर हम लोग खोजकर्ता देखेंगे। तो विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा विटामिन ए के खोजकर्ता मैकुलन है। कौन है, मैकुलन, इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए के खोजकर्ता मैकुलन है। विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा इसके भी मैकुलन है। तो ए और बी दोनों की याद रखेगा, ए और बी दोनों याद रखेगा, विटामिन ए और विटामिन बी दोनों के ही खोजकर्ता मैकुलन है, दोनों के ही खोजकर्ता मैकुलन है। आगे बढ़ेंगे तो विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है, होलकट है। विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है, होलकट है। और डी की बात करें, डी की, तो विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है, हॉपकिंस है। विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है, हॉपकिंस। तो यहाँ पर आपने देखा ना, ए बी सी और डी, ये सभी के खोजकर्ता आपने यहाँ पर पढ़ लिए। ए के और बी के मैकुलन हैं, सी के होलकट हैं और डी के हॉपकिंस हैं, ठीक। डी के हॉपकिंस हैं। तो और डीएनए के खोजकर्ता कौन है, ये भी याद रखना है। तो डीएनए के खोजकर्ता हैं जेम्स वॉटसन तथा क्रिक। जेम्स वॉटसन तथा क्रिक जो हैं ये डीएनए के खोजकर्ता हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है ये भी स्लाइड, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अगर पूछते हैं तो अनुच्छेद 55 में लगाइए। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में लगाइए, ठीक। तो याद रखिएगा ये सभी जो है सीरियल से हैं, 52, 53, 54, 55, 56, रट डालिए इसे, ठीक। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 और राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56, ठीक। सभी सीरियल से हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए भाग 1, 2, 3, 4 और 4 का ये सभी लिए गए हैं। तो भाग 1 किससे संबंधित है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। लेकिन 4 का की बात करें, 4 का की बात करें, भाग 4 का ये मूल कर्तव्य से संबंधित है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है, देखिएगा वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो नोट रखिएगा वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, याद रखिए। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। वित्त आयोग के सदस्य हों या भाषा आयोग के सदस्य हों, दोनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। बहुत ही सिंपल अनुच्छेद है, 1, 2, 3 ऐसे याद कर लीजिए। अनुच्छेद 1, 2, 3 ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति किस विषय, निम्न में से किस विषय पर, निम्न में से किस विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, तो उनमें से राज्य सूची है। तो राइट आंसर आप सेलेक्ट कर लेना, राज्य सूची। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है, देखिएगा क्वाशियरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो क्वाशियरकोर नामक रोग जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक। क्वाशियरकोर नामक रोग ये जो है प्रोटीन की कमी से होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, भिंडी में विटामिन ए, विटामिन सी और फास्फोरस पाया जाता है। ये जो भिंडी होती है ना, भिंडी, इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, सी भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा विटामिन ए, विटामिन सी और फास्फोरस पाया जाता है। अगला है छिपकली, मेढक, पक्षी, ये अंडायुज की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और झूला मेला मथुरा अयोध्या में आयोजित किया जाता है। ये जो झूला मेला है कहाँ कहाँ आयोजित होता है, तो मथुरा और अयोध्या में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई, तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछे तो न्यूयॉर्क लगाइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव पूछें तो त्रिगवेली याद रखिएगा किस देश से थे, तो ये भी आपको याद रखना है, नॉर्वे से थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव अगर पूछे तो त्रिगवेली बताइएगा, और ये किस देश से थे, तो नॉर्वे से थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर
किसका मानचित्र है, तो विश्व का मानचित्र है संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर, ठीक है। और अगला पॉइंट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला है देखिएगा जरा, यहाँ पर कुछ पर्यायवाची हैं हिंदी के, तो जो अभिज्ञ है, अभिज्ञ का जो है मतलब ये पर्यायवाची हैं। अभिज्ञ के लिए जानकारी भी बोलते हैं, विज्ञ भी बोलते हैं, परिचित भी बोलते हैं और ज्ञाता भी बोलते हैं। अधीन, इसका पर्यायवाची होगा आश्रित, ठीक, मातहत, आस, पराश्रित और पराधीन। आयुष्मान का जो पर्यायवाची है शतायु होगा, दीर्घायु होगा, चिरंजीव और चिरायु होगा, ठीक। अपकीर्ति का जो पर्यायवाची है अपयश होगा, निंदा होगा, अकीर्ति होगा और बदनामी होगा। और यहाँ पर देखिएगा आखिरी है अभिजात, इसका जो है पर्यायवाची सुजात होगा, पूज्य होगा, श्रेष्ठ होगा और कुलीन होगा, ठीक। ये हिंदी से था, हिंदी से पॉइंट है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक। भारत का सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो टिहरी बांध, ये जो टिहरी बांध है ना, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये आपको याद रखना है, ठीक। भारत का सबसे लंबा बांध, देखिए ऊंचे बांध की बात करें तो टिहरी, जब भी ऊंचे बांध की बात करें भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो ये आपको याद रखना है टिहरी बांध, ये ऊंचा है। लेकिन अगर लंबे बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध, ये लंबा है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, आपको याद रखना है नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। कोयना बांध कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है कोयना बांध, ठीक। अगला पॉइंट देखेंगे जरा, अगला पॉइंट है अलमाटी बांध, ये कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में है। कोयना महाराष्ट्र में है और अलमाटी कर्नाटक में है। कोयना महाराष्ट्र, अलमाटी कर्नाटक। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी में है, महानदी पर है हीराकुंड बांध। और ये जो महानदी ये कहाँ, उड़ीसा में है, ठीक। तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा, इस तरीके से। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो राष्ट्रपति ये जो हैं ये पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 भैया याद रखिए, ये राज्यसभा के किसके, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों के लिए है, अनुच्छेद 89। और अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 93 में है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही। और इसी तरीके से जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति ये 89 में है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर है संविधान। संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में लगे थे। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव, नोट कीजिएगा, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया था, तो 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। थर्ड पॉइंट नोट कीजिए, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा कि संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए थे, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे, 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950। तो इसी दिन राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था, इसी दिन राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। और राष्ट्रगीत की अगर बात करें भैया तो वो 26 जनवरी 1950, ठीक, दोनों में 2 दिन का अंतर है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, रचनाएं और कवि से हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैंने जैसे बताया कि हिंदी आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो देखिएगा जरा, रचनाएं और कवि में महाभाष्य, इसकी रचना किसने की, पतंजलि ने की है। चरक संहिता की रचना किसने की है, इसके कवि हैं चरक हैं। सुश्रुत संहिता के सुश्रुत हैं। वृहत संहिता के वराह मिहिर है। अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं और सतसई के बिहारी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सतसई के कवि कौन है, बिहारी हैं, ठीक। तो महाभाष्य पतंजलि, चरक संहिता चरक, सुश्रुत संहिता सुश्रुत, वृहत संहिता वराह मिहिर, अष्टाध्यायी के पाणिनि और सतसई के बिहारी। आगे बढ़ेंगे, अगला है देखिएगा जरा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मटर में, ध्यान दीजिएगा, मटर में 14 या 7 जोड़ी, ध्यान दीजिएगा, मटर में 14 या 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक। गुणसूत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जब भी गुणसूत्र वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको सेलेक्ट करते समय आंसर ये ध्यान देना है कि जोड़ी में सेलेक्ट करना है या बिना जोड़ी के, ठीक। तो जब भी जोड़ी में हो, तो जैसे कि अगर बिना जोड़ी के है तो बात करेंगे मटर की, तो मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़ी की बात करें तो 7 जोड़ी, ठीक, जस्ट हाफ। तो अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है कि प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 16। अगर जोड़ी में पूछते हैं तो 8 जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक। अगला पॉइंट देखेंगे जरा, अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, 1 मिनट, अगला पॉइंट यहाँ पर मक्का की बात करें तो 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़ी की बात करते हैं तो 10 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है टमाटर में 24 पाए जाते हैं गुणसूत्र। अगर जोड़ी की बात करें तो 12 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक। और इसी तरीके से मेढक की बात करें, मेढक की नोट कीजिएगा, मेढक में 26 पाए जाते हैं। और अगर जोड़ी की बात करें तो 13 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक। और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको प्रश्न तैयार रखना है। नेक्स्ट है, नोट कीजिए, अगला
1857 के विद्रोह का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? ठीक, ये हिस्ट्री से है क्वेश्चन। तो 1857 का जो विद्रोह था इसका दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? तो आपको याद रखना है दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में नेतृत्व किया। इसी तरीके से सभी के सभी जो हैं 1857 का विद्रोह का कहाँ कहाँ किसने नेतृत्व किया, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किन किन शहरों में किसने किया। तो दिल्ली में नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने, कानपुर में नेतृत्व किया नाना साहब ने, इलाहाबाद में नेतृत्व किया लियाकत अली ने इलाहाबाद में नेतृत्व किया। झांसी में सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। और फैजाबाद की अगर बात करें, फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में नेतृत्व किया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला जो है ये पॉलिटी से ही रिलेटेड है, क्वेश्चन पॉलिटी से ही है। ठीक, तो देखिए 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है भैया? तो मूल अधिकार है। इसको अच्छे से याद रखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार ये मूल अधिकार में है। अगला देखेंगे सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19A में है। किस अनुच्छेद में है अगर प्रश्न पूछा जाए, बताइए सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? 4 ऑप्शन देंगे, 19A लगाना, 19A में। ठीक, अगला है सूचना का अधिकार, याद रखिएगा 19A में, लेकिन अगर शिक्षा का अधिकार जैसे आता है ना तो 21A में लगा दीजिएगा। ठीक, तो सूचना का अधिकार 19A में है, सूचना का अधिकार 19A में, और शिक्षा का अधिकार जैसे पूछते तो आप 21A लगा दीजिएगा। ठीक, 21A। आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। शोषण नहीं किया जा सकता। ठीक, आगे देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। ठीक, 25 में। और मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? आपको ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए निम्न में से मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? निम्न में से मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद देंगे, ठीक, लोकसभा देंगे, राज्यसभा देंगे, और भी कोई एक दे देंगे। तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद। ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है प्रश्न। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से है। यहाँ पर हम लोग मुगल साम्राज्य का समय जो देखेंगे, कब से कब तक किसका समय था। तो देखिएगा जरा बाबर का समय कब से कब तक था। बाबर का था 1526 से 1530, याद रखिएगा। हुमायूं 1530 से 1556, शेरशाह 1540 से 1545 ईस्वी, याद रखिएगा। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी, जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी, और इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा शाहजहां का समय 1627 से 1657 ईस्वी, और औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। ठीक, सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, ये आपको याद रखना है इसमें। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा जरा हिस्ट्री, इसमें जो है सल्तनत काल है जो देखेंगे, सल्तनत काल। ठीक, इसमें भी समय है कब से कब तक। तो देखिए गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। आगे खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। क्योंकि यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए लोधी वंश कब से कब तक, तो वहाँ पर आपको समय याद होना चाहिए 1451 से 1526। या गुलाम वंश 1206 से 1290। खिलजी वंश कब से कब तक था? 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1398। सैयद वंश 1414 से 1451। तो इस तरीके से आपको तैयार रखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आगे देखेंगे। देखिए जरा भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन। भूकंप की तीव्रता किस पर मापते हैं? तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और रिक्टर पैमाने का जो विकास है वो किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर ने किया था। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं, 3 तरह के कंपन होते हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और एल तरंग। ठीक, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और एल तरंग, ये भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा पॉइंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन जो है भूकंप से लिए थे। ठीक, तो सिस्मोलॉजी जो होता है ये भूकंप का अध्ययन होता है। ठीक, और भूकंप में किसका अध्ययन करते हैं? सॉरी, सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो ये सभी पॉइंट्स भूकंप से लिए थे। आगे देखेंगे, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा महासागर अगर बात करें तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और सबसे गहरे की भी बात करें तो प्रशांत महासागर ही है। ठीक, ऐसे फैक्ट लिया है ताकि आपको याद रखना, बड़ा जब भी पूछे तो भी प्रशांत महासागर, गहरा पूछे तो भी प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछे तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा तो आपने याद कर लिया कि एशिया महाद्वीप होगा, लेकिन सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है।
और सबसे बड़ा द्वीप द्वीप अगर देखो महाद्वीप की बात अलग है, ठीक। महाद्वीप पूछते हैं तो आप एशिया महाद्वीप लगाएंगे, और सबसे बड़ा द्वीप पूछते हैं तो ग्रीनलैंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ग्रीनलैंड। अगर केवल द्वीप पूछ रहे हैं तो ग्रीनलैंड, और सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ रहे हैं तो एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप तो आपको पता ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे बढ़ेंगे तो सबसे सुंदर डेल्टा, सबसे सुंदर डेल्टा की बात कर रहे हैं, सबसे सुंदर डेल्टा, तो देखिएगा सबसे सुंदर डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, भारत में है। कहाँ पर है? सुंदरवन डेल्टा, भारत पश्चिम बंगाल में, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हिंदी है, ये प्रश्न हिंदी से हैं, नोट कीजिएगा जरा। स्वर को उच्चारण स्थान की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर, ठीक। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। और आपको ध्यान देना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग उठता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई ए ए, ठीक। मध्य स्वर क्या होता है? जिसमें समान अवस्था में जीवा रहती है, जैसे आ हो गया। और पश्च स्वर क्या होता है? नोट कीजिएगा, पश्च स्वर जो है ये जीवा का पश्च भाग उठता है, पश्च भाग जैसे आ उ ओ औ, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है पॉलिटी से है। संघ सूची व राज्य सूची, संघ सूची व राज्य सूची कनाडा के संविधान से लिया गया। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, बताइए संघ सूची व राज्य सूची, संघ सूची व राज्य सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा, इनको 2004 में जोड़ा गया। इन चारों को याद रखिएगा, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ठीक। MSDB, ठीक, MSDB, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इनको 2004 में जोड़ा गया। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मैंने बताया अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, ठीक। और अगर राज्यसभा का सभापति और उपसभापति पूछे तो 89 में, याद रखिएगा 89 में। अगला पॉइंट देखिएगा, संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315, याद रखिएगा अनुच्छेद 315। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी, 1539 में करतारपुर में हुई थी गुरु नानक जी की मृत्यु। और बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में किसने की थी? तो याद रखिएगा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड ने की थी। किसने की थी? रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में की थी। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया। किसने दिया? शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर न्यूमेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूमेरोलॉजी में याद रखिएगा अंकों का अध्ययन किया जाता है न्यूमेरोलॉजी में, ठीक, अंकों का अध्ययन। अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? तो गुणसूत्र, ठीक, अभी जैसे मैंने बताया आपको प्रश्न करवाए थे, मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, टमाटर में, ठीक है, और मेढक में, और टमाटर में, मेढक में, मनुष्य में, ठीक। और इसी तरीके से जितने भी थे। तो ये जो गुणसूत्र शब्द है ना, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? 1888 में, 1888 में डब्ल्यू वॉल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? 1888 ईस्वी में डब्ल्यू वॉल्डेयर ने किया। और मनुष्य में, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, मनुष्य में 46 और घोड़े में 64 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ गुणसूत्र पूछे जा रहे हैं तो आप बताएंगे 46 मनुष्य के लिए, ठीक। अगर ये पेयर में पूछे जाते हैं जोड़ी में तो 23 जोड़ी बता देंगे, ठीक, क्योंकि इसका आधा 23 होगा। अगर घोड़े की बात करें, घोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप 64 बताएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे जोड़ी में पूछा जाए कि घोड़े में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 64 का आधा 32, 2 से भाग कर दीजिएगा, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार है कौन कौन से? तो ये मोनो, डाई व पॉलीसैकेराइड। नोट कीजिएगा, मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मोनो होता है, फिर डाई और पॉलीसैकेराइड, ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। आपको याद रखना है विटामिन B12 का रासायनिक नाम, ठीक, रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं विटामिन के। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर संधि है, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर संधि है, एक मिनट देखिएगा फिर से, संधि है। तो संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल, 2 वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक। कितने प्रकार की? प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, बताइए संधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। तो आप क्या बताएंगे? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आगे देखेंगे जरा, जो स्वर संधि होती है वो क्या होती है? तो देखिएगा, स्वर के साथ स्वर का मेल हो जाने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन क्या होता है? व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के होने
पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, तो मेन पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो भैया संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा जरा, हिस्ट्री से है क्वेश्चन। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था, आपको याद रखना है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। यहाँ पर जितने भी संस्थापक हैं, ठीक, सैयद वंश का संस्थापक पूछे तो खिज्र खां, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, मुगल वंश का संस्थापक तो बाबर लगाइएगा। मुगलों के राज्य की भाषा इंपॉर्टेंट है, फारसी लगाइएगा। मुगलों की राज्य की भाषा फारसी। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा, चित्रकला का स्वर्णकाल मतलब किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। और मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार फिर से। यहाँ पर सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, लोधी वंश का बहलोल लोधी, मुगल वंश का बाबर, मुगलों की राज्य की भाषा फारसी थी, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है पॉलिटी से, नोट कीजिएगा। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है ये अनुच्छेद 148 में है। किसमें? अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट कीजिए, नेक्स्ट है कि 10वीं अनुसूची में संविधान के 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। जो 10वीं अनुसूची है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो 52वां संविधान संशोधन था। और कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक, संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, याद रखिएगा। संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूचियां थीं उस समय, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण के समय तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज कितनी है वर्तमान में? वर्तमान में 12 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला है कि ये जो नीति निदेशक तत्व हैं, ठीक है, नीति निदेशक सिद्धांत हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निदेशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? नोट कीजिएगा, नीति निदेशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, जैसे मूल कर्तव्य मैंने बताया उसी तरीके से ये नीति निदेशक सिद्धांत ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। बताइएगा मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाया। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। काफी जल्दी आपको कवर करना है ये सभी क्वेश्चन। तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करना है। ठीक, याद रखिएगा, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। परागकण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कैसे? स्वपरागण और परपरागण। पोलियो वैक्सीन का विकास कब हुआ? 1952 में हुआ। किसने किया? जोनास सॉल्क ने किया। किसने किया? जोन्स सॉल्क ने 1952 में पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया। ठीक है, याद रखिएगा, विकास किया। फिर से मैं बता रहा हूँ, पोलियो वैक्सीन का विकास कब हुआ? 1952 में हुआ। किसने किया? जोन्स सॉल्क ने, जोन्स सॉल्क ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन ए के खोजकर्ता मैंने बताया ना, विटामिन ए और विटामिन बी दोनों के ही खोजकर्ता कौन थे? मैकुलन, मैकुलन। ठीक, यहाँ पर सिर्फ विटामिन ए का लिखा है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला देखेंगे, पेनिसिलिन पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए कि पेनिसिलिन जो है किस कवक से प्राप्त होता है, तो पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी में जो प्रयुक्त विराम चिन्ह है कौन कौन से है? तो हिंदी में मुख्य रूप से प्रयुक्त विराम चिन्ह कई हैं, जैसे कि पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विषमयादि बोधक चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, योजक चिन्ह है, लोक सूचक चिन्ह है, संक्षेप सूचक चिन्ह है, प्रतिशत चिन्ह है, समानता सूचक चिन्ह है और पुनरुक्ति सूचक। ठीक, पुनरुक्ति चिन्ह, तो ये सभी के यहाँ पर ब्रैकेट में साइन दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी के ब्रैकेट में साइन दिए गए हैं। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर कंजक्शन एंड देयर यूज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, कंजक्शन एंड देयर यूज। तो यहाँ पर कंजंक्शन दिए हैं और उनके यूज दिए हैं। तो ये नाइदर नॉर एंड आइदर और, नाइदर नॉर और आइदर और का प्रयोग कब करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, नाइदर नॉर एंड आइदर और आर यूज्ड इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं। दीज आर फॉलोड बाय द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सेम होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, ही हैज़ इन्वाइटेड नाइदर हिम नॉर हर। ठीक, नाइदर और नॉर दोनों ही पेयर में यूज होते हैं। द स्टेप टेकन वॉज आइदर राइट और रॉन्ग, तो आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है। आपको इतना याद रखना है कंजंक्शन में। यहाँ पर ये क्वेश्चन हिस्ट्री से है, नोट कीजिएगा, हिस्ट्री से है और सभी के सभी युद्ध लिए गए हैं। ठीक, और इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो सभी सन है ना, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले सन 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 सभी के सभी सीरियल से हैं। ठीक, तो आपको इस तरह से याद रखना है। देखिए सीरियल से ही, तो सबसे पहले पानीपत से स्टार्ट कीजिएगा। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में हुआ। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में हुआ। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में हुआ। और हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा? 1530 ईस्वी में। तो सभी के सन जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, सीरियल से हैं, 1526, 27, 28, 29, 30। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा और हुमायूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिएगा जरा, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में ध्यान रखिएगा, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, राणा टिग्रीना। राणा टिग्रीना
मेढक का वैज्ञानिक नाम है। थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा, दाद जो है ये ट्राइकोफाइटान लेस्क्वेस नामक कवक से होता है। प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए जो दाद होता है ये किस कवक से होता है, इसका नाम बताइए। तो ट्राइकोफाइटान लेस्क्वेस। पत्तियों में हरे रंग का वर्णन, यहाँ पर हरे से लिख भी दिया है मैंने। हरे रंग का जो वर्णक होता है ये क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक। हरे रंग का जो वर्णक होता है ये क्लोरोफिल होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो क्लोरोफिल है इसके चार घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये जो चार घटक? क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीन होता है और जैंथोफिल होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल, ये क्लोरोफिल के चार घटक हैं। यानी पत्तियों में हरे रंग का वर्णन क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और इसके चार घटक आपको नाम याद रखना है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे, पॉलिटी से है। नोट कीजिएगा, पॉलिटी से। भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये ब्रिटेन से ली गई है, आपको याद रखना है। और संघ के लिए एक संसद यानी राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर, राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर अनुच्छेद 79 में है। तो याद रखिएगा, संघ के लिए एक संसद किस अनुच्छेद के तहत है? संघ के लिए एक संसद, संघ के लिए एक संसद, ये अनुच्छेद 79 के तहत है। और संसद की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन आएंगे, ठीक। दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। आगे देखेंगे, राज्यसभा की जो संरचना है, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है। तो आपको फिर से ध्यान देना है इस पॉइंट को कि जब राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 याद रखिएगा, और लोकसभा की बात करें इसके संरचना की बात कर रहे हैं, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 और लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81, ठीक। तो 80 81 80 81 ऐसे याद रखिएगा। 80 किसके लिए है? 80 ये राज्यसभा की संरचना के लिए, और 81 किसके लिए? लोकसभा की संरचना के लिए। और भारत का राष्ट्रपति मैंने बताया अनुच्छेद 52 में है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, ठीक। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, तो यहाँ पर ये इंग्लिश का है। तो देखिए जो काइंड्स ऑफ कंजंक्शन होते हैं तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, ठीक। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। और इसमें देखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते कौन कौन से हैं? फॉर, एंड, नॉर, एट, बट, सो, फॉर, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान देना है। एक मिनट फिर से देखिएगा, एक मिनट, ये है, ठीक। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये सभी के सभी हैं, आपके नोट कर लीजिए। फॉर, एंड, नॉर, एट, बट, सो, फॉर। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग की, तो सबऑर्डिनेटिंग में कौन कौन आता है? देखिएगा, एज सून एज आता है, एज सून एज, बिकॉज, सो दैट, वंस, ऑल्दो, दो। और यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन की अगर बात करें, कोरिलेटिव की, तो ध्यान दीजिएगा कोरिलेटिव में ये सभी हैं। क्या है? सो एज, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर देन, वेदर और, सच एज या सच दैट, ठीक। तो ये पेयर में यूज होते हैं, कोरिलेटिव वाले पेयर में यूज होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग वाले एज सून एज, बिकॉज, सो दैट, वंस, ऑल्दो और दो। कोऑर्डिनेटिंग में फॉर, एंड, नॉर, एट, बट, सो, फॉर, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा जरा, इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। तारक खाई की खोज किसने की? तो तारक खाई की खोज की है बोवेरी ने। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक। आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट है, नोट इंपॉर्टेंट है। डीएनए में उपस्थित क्षार चार प्रकार के होते हैं। जो डीएनए है इसमें क्षार कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के, 4 टाइप्स के। कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। कौन कौन से? नोट कीजिएगा, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ये सभी के सभी डीएनए में उपस्थित क्षार हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फिर से जरा नोट कीजिएगा, फिर से नोट कीजिएगा, ये है, ठीक। ये इस पॉइंट को, डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। आपको यहाँ पर ध्यान देना। अगला पॉइंट, चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो चिंपैंजी में 24 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 24 जोड़ी की बात कर रहे हैं, 24 जोड़ी। अगर सिर्फ गुणसूत्र बोले तो 24, देखिए यहाँ पर जोड़ी में 24 हैं, तो इसका जस्ट डबल कितना हो जाएगा? यानी 48 गुणसूत्र होते हैं, 48 होते हैं। अगर जोड़ी की बात कर रहे हैं तो जस्ट हाफ, ठीक। 24 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कब से कब तक है? तो सिंधु सभ्यता का विस्तार 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक है। वैदिक सभ्यता का विस्तार कब से कब तक है? वैदिक सभ्यता का विस्तार है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? नोट कीजिएगा, महावीर स्वामी का जन्म हुआ 599 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध का निर्माण कब हुआ? तो याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में, ठीक। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पॉलिटी से, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किस अनुच्छेद के तहत है? उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 में है। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324, ठीक। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 124, और निर्वाचन आयोग की बात करें, निर्वाचन आयोग तो अनुच्छेद 324। अगला पॉइंट देखेंगे, जरा देखिएगा, अगला पॉइंट है भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 है। भारत का महान्यायवादी
अनुच्छेद 76 में। ठीक, अगला पॉइंट नोट कीजिए। अगला है वित्तीय आपात संविधान के अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात है। और राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है। ठीक, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपात इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया कि वित्तीय आपात संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। भारत का महान्यायाधीश किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत है। तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, देखिए ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? ठीक, ऑप्शन ए है 1 सितंबर 1939, बी है 2 अगस्त 1929, सी है 2 सितंबर 1945 और डी है 5 दिसंबर 1940। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन है, यानी 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का है, देखिएगा जरा यहाँ पर बाई, इन, सिंस, ऑन और ऑफ, आउट, etc आर ऑल ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ, किसके एग्जांपल हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन या फ्रेजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सिंपल प्रीपोजिशन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये जो आज है, आज, ठीक, आज का तत्सम रूप क्या होगा? आपको बताना है आज का तत्सम रूप। ठीक, तो तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव जैसा कि आपको पता है ये सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है। अद्य, अजह, इदम, आजह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, आज का तत्सम होगा ए ऑप्शन, अद्य। ठीक, ये ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, ये ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये था मैराथन। ठीक, ये था आपका मैराथन, नोट कीजिएगा आज का। ये यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक, पीईटी 2022, पीईटी 2022 का मैराथन था। जैसा कि हम लोगों ने पूरा मैराथन सॉल्व किया। ठीक, और इस वीडियो में हमने लगभग सभी जो है क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। ठीक, तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए। ठीक, और वीडियो अगर आपको पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आपको हर कंपटीशन से रिलेटेड वीडियोस आपको अवेलेबल हैं। ठीक, चाहे आप पैट की तैयारी कर रहे हों या फिर, ध्यान से सुनिएगा, टेट की तैयारी। ठीक, आप पैट की तैयारी करें या टेट की तैयारी करें या अन्य किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, आपको हमारे चैनल के द्वारा वीडियोस जो हैं उसके रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे वो अवेलेबल हैं। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मैराथन और भी अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो बचा हुआ समय है इसमें कवर करने के लिए और भी मैराथन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाएगा। ठीक, तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।